ट्रंप की पॉलिटिक्स में वापसी हो और जियो पॉलिटिक्स में कोई हलचल ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल नदर्न अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, जहां लेट नवंबर में ट्रंप ने एक जोक किया था कि कनाडा को मर्ज कर जाना चाहिए यूएस के 51st स्टेट की तरह। और वो मजाक थोड़ा ज्यादा सीरियस होता जा रहा है क्योंकि अब वो रिपीटेटिव हो चुका है, जिसकी वजह से आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रही है। अलग अलग खेमों से अलग अलग रिएक्शंस भी आते हुए दिखते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मजाक चल रहा है ट्रंप द्वारा कि वो कनाडा को एज अपना 51st स्टेट बना लेंगे या कनाडा को खरीद लेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है। एक पास्ट पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे इस चीज का कि किस तरीके से कनाडा ने पास्ट में भी यूएस की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को रेजिस्ट किया है। ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है कि यूएस कनाडा को एक्वायर करना चाह रहा हो या फिर एनेक्स करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा पहले भी हुआ है, 19th सेंचुरी में भी हुआ है। इवेंचुअली 1812 की वॉर और 1867 का जो हमारा क्रिएशन हुआ कनाडा का, उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहले ट्रंप ने मजाक किया कि वो कनाडा को मर्ज करना चाहते हैं यूएस के साथ। अब इस मजाक में कितनी सच्चाई है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या इसका इंपैक्ट होगा, क्या इसके रिपरकशंस होंगे, उस बारे में हमें डिस्कस करना है। मीडिया कुछ इस तरीके से कवर करती हुई दिखती है इस इंफॉर्मेशन को, इस न्यूज को। ट्रंप जोक्स अबाउट मर्जिंग कनाडा विद यूएस, हिस्ट्री ऑफ सच डिमांड्स, कनाडाज रेजिस्टेंस, जो हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है एज पीएम एज वेल एज द हेड ऑफ लिबरल पार्टी। तो आज की डेट में अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले जस्टिन ट्रूडो ने अपनी फेल्ड जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज को लेकर या फॉरेन पॉलिसीज को लेकर फिलहाल के लिए अपनी ही पार्टी से आ रहे रेजिस्टेंस की वजह से रिजाइन कर दिया है, पीएम के पद से भी और लिबरल पार्टी के हेड के पद से भी। अब इस वजह से एक और बेसिकली आपको एक और डिस्कशन स्टार्ट होता हुआ दिखा है कि क्या कनाडा को, जिस कंडीशन में कनाडा है, वैसे बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन नहीं है, इट कैन स्टिल सर्वाइव, लेकिन यूएस कह रहा है कि आपको मर्ज कर जाना चाहिए यूएस के साथ। दैट वुड बी बेटर फॉर यू। आपको टैक्सेस भी कम देने पड़ेंगे, आपको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी बेटर मिलेगा, आप रशिया और चाइनीज थ्रेट से अपने आप को बेटर तरीके से प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। जैसा मैंने आपसे ये बता रहा हूं मैं, और ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने ऐसी बात कही है कनाडा को लेकर। तो कनाडा के अंदर थोड़ी सी अभी हलचल होती हुई दिख रही है ट्रंप के स्टेटमेंट से। चाहे उन्होंने ये बात मजाक में ही क्यों ना कही हो, लेकिन कोई इसे लाइटली नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि वैसे ही बोला जाता है हर मजाक के पीछे थोड़ी बहुत सच्चाई तो होती ही है। तो इंटेंशन तो ट्रंप का यही है, चाहे वो ग्रीनलैंड को लेके हो, चाहे वो पनामा को लेके हो, चाहे वो कनाडा को लेके हो। अब हमें ये देखना है कि जो ट्रंप का जो 51st स्टेट वाला जो नैरेटिव है, ये जो कनाडा को एज अ 51st स्टेट वो देखना चाह रहे हैं, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन कब देखने को मिल रहा है? ट्रंप ने पहली बार कनाडा को 51st स्टेट बनने का मौका दिया था नवंबर 29 डिनर पार्टी में एट मार-आ-लागो। बेसिकली जब उन्होंने यह बोला था कि जो कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ चल रहा है उसको बढ़ाया जाएगा। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है कनाडा और मैक्सिको के बीच में, ये यूएस के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ्स बढ़ाए जाएंगे। और उस टाइम पे ये भी बोला गया था कि अगर आपको टैरिफ बढ़ने से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो आप 51st स्टेट की तरह यूएस के अंदर जुड़ जाओ, सारी फैसिलिटीज लो, सारे राइट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी जितनी भी आपको पॉलिसीज हैं या जितनी भी बेनिफिट्स हैं यूएस पॉलिसीज के, वो आपको भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है और ये जो टैरिफ बढ़ाने की बात थी, ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो है, यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट बोलता है कि कनाडा, यूएस और मैक्सिको के बीच में फ्री ट्रेड चलेगा, किसी भी तरीके से आपको टैरिफ लगता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन इसको वॉयलेट किया ट्रंप के उस स्टेटमेंट ने, जिसमें उन्होंने वो जो ड्यूटी फ्री ट्रेड चल रहा है इन कंट्रीज के बीच में उसे रेगुलेट करने की बात की, जिसकी वजह से कनाडा की इकोनॉमी पर आपको एक मेजर इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है अगर उस चीज को अप्लाई किया जाए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है तीनों कंट्रीज के बीच में, जो फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता है और किसी भी तरीके से टैरिफ रेट्स को हाइक करने की बात नहीं करता। दूसरी चीज, ट्रेड डेफिसिट फ्रस्ट्रेशन। आज की रेट में यूएस और कनाडा के बीच में यूएस ट्रेड डेफिसिट में देखने को मिलता है, दैट टू बाय अराउंड $40 बिलियन। लगभग $40 बिलियन से आपको यूएस जो है वो ट्रेड डेफिसिट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप थोड़ा परेशान है।
जिसी देखिए, ट्रंप एक कैपिटलिस्ट आदमी है, ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, उसे दिखता है पैसा, उसे दिखता है फायदा। जहां उसे मुनाफा नहीं दिख रहा वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और कनाडा के साथ चल रहा ट्रेड डेफिसिट, उसमें उसे फायदा फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसलिए वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं उनको रीरेगुलेट या फिर रिवाइव करने की बात करता है, या फिर उनको रीइनिशिएट करने की बात करता है, इन द सेंस कि उनके ऊपर दोबारा बातचीत होनी चाहिए और उन्हें फिर से स्टार्ट करा जाना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेड डेफिसिट है ये जनरली ऑयल एक्सपोर्ट्स की वजह से देखने को मिल रहा है यूएस के साथ। तो इवेंचुअली ट्रंप चाहते हैं कि इसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए और रेसिप्रोकल पॉलिसीज अपनाई जाए कनाडा के लिए भी, कि अगर यूएस फायदा पहुंचा रहा है कनाडा को तो कनाडा भी यूएस को फायदा पहुंचाए। ये जो 51st स्टेट का जोक है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब हमें यह देखना है क्या जितने भी कैनेडियंस हैं, सिमिलैरिटीज तो हैं, दोनों ही यूरोपियन वाइट पीपल हैं, दोनों ही माइग्रेट करके वहां पहुंचे हैं, दोनों ही एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करते थे। आपको सिमिलैरिटीज, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन देखने को मिल रही है दोनों कंट्रीज के अंदर, तो सिमिलैरिटीज हैं। पर क्या कनाडा ऐसा चाहेगा कि उसे यूएस के साथ मर्ज कर दिया जाए? क्या कनाडा अपनी खुद की ऑटोनॉमी को, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को बलि चढ़ा सकता है यूएस का पार्ट बनने के लिए? उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है, हिस्ट्री में पहले भी कोशिश की गई है यूएस द्वारा कि वो कनाडा को एनेक्स कर ले और कनाडा को यूएस का ही हिस्सा बना ले। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जब कैनेडियन फेडरेशन बनी थी उस टाइम से ही अमेरिकन इन्वेजन एक थ्रेट की तरह देखा जाता है। मतलब जब से कनाडा एग्जिस्टेंस में आया है, स्टार्टिंग पीरियड में अमेरिका को हमेशा एक थ्रेट की तरह देखा जाता था कि इन फ्यूचर कहीं यूएस इन्वेड ना कर दे यूएस को और कनाडा को, और कनाडा की सोवरेनिटी लूज ना हो जाए या कनाडा अपनी सोवरेनिटी लूज ना कर दे। कैनेडियन कॉन्फेडरेशन की जो फॉर्मेशन हुई, जो कनाडा की जो फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कॉन्फेडरेशन की, वो 1867 में देखने को मिल रही है। सी देखिए, कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फेडरेशन का मतलब हमारे पास तीन एस्पेक्ट हैं, यूनियन, फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन, राइट। कॉन्फेडरेशन का मतलब है कि बहुत सारी पार्टीज मिलकर क्या बना रही हैं? एक सिंगल यूनिट बना रही हैं, लेकिन इस सिंगल यूनिट के पास पावर जा रही है इन पार्टीज से। मतलब उन यूनिट्स इकट्ठी होकर उस सिंगल एंटिटी को पावर प्रोवाइड कर रही हैं। इसका एग्जांपल आप यूरोपियन यूनियन की तरह देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है जहां कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिले मुझे, कि फेडरल यूनिट जो स्टेट्स हैं उनके पास एक अलग पावर देखने को मिल रही है और सेंटर के पास एक अलग डिफाइंड पावर देखने को मिल रही है, और दोनों एक दूसरे के काम में दखलंदाजी या इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। पहली चीज जिसे हम यूनिटरी पर्सपेक्टिव बोलते हैं, उसमें कंप्लीट पावर सेंटर के पास होती है और यूनिट्स के पास कोई पावर नहीं होती है। तो हम बोलते हैं कनाडा इज अ कॉन्फेडरेशन। और इस कॉन्फेडरेशन के जो एग्जिस्टेंस हुआ था, जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1867 में। ये कब हुई? जब यूएस ने अटेम्प्ट किया था कनाडा को इन्वेड करने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और ये उस बात की, उस समय का टाइम है या उस समय की बात है जिस समय कनाडा ब्रिटिश कॉलोनीज की तरह एग्जिस्ट करता था। मल्टीपल ब्रिटिश कॉलोनीज थी, फ्रेंच कॉलोनी भी एग्जिस्ट करती थी, जो आज की डेट में एक प्रॉब्लम भी बनती हुई दिखती है कनाडा के लिए। मैनिफेस्ट डेस्टिनेशन यूएन एक्सपेंशन, जिस टाइम पे यूएस बना 1776 के अंदर, उस टाइम पे एक चीज चल रही थी जिसे हम बोलते हैं मैनिफेस्ट डेस्टिनी, जिसमें वो पूरी तरीके से मान के चल रहा था कि कनाडा को किसका हिस्सा बनाया जाएगा? यूएस का हिस्सा बनाया जाएगा और अमेरिकन अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा। तो जब यूएस इंडिपेंडेंट हो गया, ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी जो पर्सपेक्टिव है, इसने प्रमोट किया यूएस के एक्सपेंशन को, कनाडा के एनेक्सेशन को। लेकिन 1812 में एक वॉर होती है 1812 में, जो फेल्ड अटेम्प्ट था अमेरिका का कनाडा को एनेक्स करने का, जिसके बाद से कैनेडियन नेशनल आइडेंटिटी आपको और ज्यादा स्ट्रेंथन होती हुई दिखती है। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है ये मर्जर ऑफ कनाडा इनटू यूएस। जिस टाइम पे हम कनाडा की कॉन्फेडरेशन की तरह बात करते हैं, तो पास्ट में भी आपको ऐसे अटेम्प्ट देखने को मिल जाते हैं। 1867 में कॉन्फेडरेशन बना कनाडा। क्यों बना? क्योंकि यूएस फेल हो चुका था कनाडा को एनेक्स करने के लिए। और फाइनली ये जो यूएस की मैनिफेस्ट डेस्टिनी देखने को मिल रही है, इसमें 1812 में यूएस ने अटेम्प्ट किया कनाडा को एनेक्स करने का, लेकिन वो फेल हो गया और इवेंचुअली कनाडा की खुद की एक नेशनल आइडेंटिटी राइज होती हुई दिखी हमें इस वजह से, राइट। और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो कॉन्फेडरेशन टर्म देखने को मिल रहा है, तो हम कॉन्फेडरेशन किसे कहते हैं। मूविंग ऑन, ये जो रेजिस्टेंस है यूएस इन्फ्लुएंस, हमेशा से ही कनाडा ने रेजिस्ट किया है कि किसी भी तरीके से यूएस इन्फ्लुएंस को कम से कम किया जा सके कनाडा के अंदर। फॉर एग्जांपल, जो कनाडा के एफर्ट्स हैं यूएस के पास आने, क्लोजर जाने के, इन्हें हमेशा अपोज किया है वहां की जनता ने। जब भी कोई ऐसी पॉलिसी आई है जो कनाडा को बहुत ज्यादा क्लोज धकेलती है यूएस के, तो वहां के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी जनरेट होती है इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल, 1910 में जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे लॉरियर,
उन्होंने रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट किया था। आसान भाषा में कि हर चीज में कनाडा और यूएस जो है वो रेसिप्रोकल रिलेशन रखेंगे। अगर यूएस कनाडा को कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो कनाडा भी यूएस को सिमिलर चीज रेसिप्रोकेट करता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट काफी मेजर पब्लिक रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और जिसकी वजह से ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं अगले इलेक्शन में आपको चुनाव हारते हुए भी दिखे थे, इलेक्शन हारते हुए भी दिखे थे। इसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि कनाडा की मेजॉरिटी ऑफ द जनता किसी भी तरीके से यूएस के साथ अपने आप को मर्ज नहीं करना चाहती, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहती। मूविंग ऑन, ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए यूएस के अंदर। हमें यह देखने को मिल रहा है 1980s में जो प्राइम मिनिस्टर थे मुलरोनी, इन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा यूएस के साथ, जिसकी वजह से उन्हें काफी अपोजिशन भी झेलने को मिली, लेकिन फिर भी वो सफल रहे उस एफटीए को साइन करने में, जिसके बाद यूएस और कनाडा के रिलेशंस आपको काफी ज्यादा बेटर होते हुए भी दिखे हैं। रिसेंटली एक सर्वे कराया गया 2024 में, जिसमें 13% लोग या 13% कैनेडियन चाहते हैं कि उन्हें यूएस के साथ मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन लगभग 82% लोग जो हैं, 82% कैनेडियंस जो हैं वो किसी भी तरीके से इस आइडिया से एग्री नहीं करते। आसान भाषा में 5% लोगों की कोई राय नहीं है, 13% लोग चाहते हैं कि कनाडा जो है वो यूएस के साथ मर्ज कर जाए, और ह्यूज नंबर्स ऑफ 82% वो बिल्कुल भी इस आइडिया में बिलीव नहीं करते हैं। वो कनाडा की एक सोवरेन आइडेंटिटी को ही सपोर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो हालात देखने को डेफिनेटली नहीं मिल रहे हैं कि ये जो जोक चल रहा है या जो पर्सपेक्टिव चल रहा है ये किसी भी तरीके से सच होता हुआ दिखेगा फ्यूचर में। मूविंग ऑन, अगर कनाडा और यूएस का मर्जर हो जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बिग इफ, अगर यूएस और कनाडा मर्ज हो जाते हैं तो इसका क्या इंप्लीकेशन देखने को मिलेगा, राइट। सबसे पहली चीज इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस पे फोकस करते हैं। भाई एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनता हुआ देखेगा। सोचो यूएस और कनाडा कंबाइंडली एक सिंगल इकोनॉमी बन जाएंगे तो दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी वापस आपको यूएस ही बनता हुआ दिखेगा, और जो चाइनीज कंपटीशन है वो इजीली उसे टैकल भी कर पाएगा। तो आसान भाषा में कनाडा के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी यूएस यूज कर पाएगा। साथ के साथ जो यूएस एक मेजर इंडस्ट्रियल पावर है, रिसोर्स बेस उसे कनाडा मिल जाएगा, और इंडस्ट्रियल पावर को एक रिसोर्स बेस मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे और एक मेजर स्ट्रॉन्गर ग्लोबल एंटिटी बनती हुई दिखेगी यह यूनिट, जिसे हम यूएस और कनाडा का मर्जर की तरह देख रहे हैं। तो आसान भाषा में इकोनॉमिकली यूएस आपको बहुत ज्यादा राइज होता हुआ दिखेगा, और उसका जो रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी है कनाडा की वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती हुई दिखेगी। ये जो कंबाइंड मार्केट है ये पूरी तरीके से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को आपको बढ़ाता हुआ दिखेगा। साथ के साथ जो चाइना और यूरोपियन यूनियन जैसी इकोनॉमीज हैं उनको यूएस बेटर तरीके से टैकल कर पाएगा। आसान भाषा में साइज बढ़ेगा, आपका ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, आपका ग्लोबल ट्रेड कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी सर्विस कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके पास स्किल्ड लेबर फोर्स बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इवेंचुअली यूएस इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, और चाइनीज और यूरोपियन यूनियन जैसी जो इकोनॉमिक अपोजिशंस हैं उनको बेटर तरीके से टैकल कर पाएगा यूएस। नेक्स्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट। कनाडा के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से यूएस का जो एनर्जी सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है और जो रिसोर्स बेस है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा इस मर्जर के बाद, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे आपको थोड़े बहुत क्लैशेस होते हुए दिख सकते हैं। द रीजन बीइंग, इस टाइम पे ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा प्रो एनवायरमेंट देखने को नहीं मिलती, लेकिन कनाडा के अंदर आपको प्रो एनवायरमेंट पॉलिसीज देखने को मिलती हैं, और कनाडा एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाता है एनवायरमेंट को लेके, अनलाइक यूएस। तो यहां आपको एक टसल देखने को मिल सकती है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज एंड द पॉलिसी रिलेटेड टू एनवायरमेंट, राइट। तो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन हमने देख लिया है, रिसोर्स इंप्लीकेशन हमने देख लिया है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव पे टसल हो सकता है वो एक इंप्लीकेशन देख लिया है। पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगे? देखो, सबसे पहले तो ये है कि यार कनाडा अपनी सोवरेनिटी लूज कर जाएगा। कनाडा के आज की डेट में हम कनाडा को एक सोवरेन कंट्री की तरह देखते हैं, तो वो जो उसके पास अथॉरिटी है बीइंग अ सोवरेन कंट्री, जो उसके पास ऑटोनॉमी है वो आप लूज करते हुए देखेंगे। तो जो उसकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी आपको लूज होती हुई दिखेगी, उसकी गवर्नेंस पे आपको एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, और साथ के साथ वो अपने आप को आज एक ऑटोनॉमस एंटिटी की तरह जो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल ऑर्डर में, वो उसके पास स्कोप नहीं बचेगा। कनाडा की जो पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी है उसमें आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट, बायलैटरल रिलेशंस में आपको इंपैक्ट दिखेंगे। कनाडा मल्टीपल कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशंस रखता है, यूएस मल्टीपल कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशंस रखता है, लेकिन दोनों की पॉलिसीज में डिफरेंस है। और जब कनाडा और यूएस मर्ज कर जाएंगे तो जो कनाडा की फॉरेन पॉलिसी की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखेगी, और उसे यूएस पॉलिसीज के साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सोवरेनिटी लूज हो जाएगी, हां जी बिल्कुल हो जाएगी। बेसिकली ट्रंप का यह कहना है कि आप 51st स्टेट बन जाओ,
ट्रूडो को बना दो गवर्नर, आपके पास सुजरेनिटी रहेगी, बस एक्सटर्नल फैक्टर्स में मैं कंट्रोल करूंगा। मतलब इंटरनली कनाडा फिर भी खुद को कंट्रोल करता रहेगा जैसे यूएस के बाकी स्टेट्स करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल रिलेशंस के लिए पूरी तरीके से उसे यूएस पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो सोवरेनिटी, उसकी जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, उसमें आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अदर देन दैट इलेक्टोरल एंड सोशल इंप्लीकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप में आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर यूएस और कनाडा मर्ज हो जाते हैं तो दो पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं यूएस के अंदर, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन्स को रिलेटिवली कंजर्वेटिव माना जाता है, जिसको ट्रंप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेमोक्रेट्स को रिलेटिवली लिबरल माना जाता है, जिसे बाइडेन रिप्रेजेंट कर रहे थे या रिसेंटली कमला हैरिस रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन अगर कनाडा के साथ मर्जर होता है तो डेमोक्रेटिक पार्टी को आपको एडवांटेज देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कनाडा के अंदर लिबरल पॉलिसीज को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है व्हेन कंपेयर टू द कंजर्वेटिव पॉलिसीज। कल्चरल एंड सोशल इंटीग्रेशन, हमें कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली क्यूबेक के साथ। क्यूबेक जो है वो फ्रेंच कॉलोनी थी, तो वहां आज भी आपको फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है, और एक मर्जर ऑफ लार्जर इंग्लिश पॉपुलेशन विद अ स्मॉलर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन आपको एक कल्चरल टेंशंस बढ़ती हुई दिख सकती हैं। क्यूबेक ऑलरेडी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा है, और अगर कनाडा यूएस के साथ मर्ज कर जाता है तो ये जो डिमांड है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो एक इंडिपेंडेंस की डिमांड है या ऑटोनॉमी की डिमांड है, ये क्यूबेक की तरफ से आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी कंसर्न्स, कनाडा की सिक्योरिटी आपको सर्टेनली इंप्रूव होती हुई दिखेगी। सी, यूएस इज अ मिलिट्री हेजेमनी, तो अगर आप यूएस की अगर सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखें तो कनाडा का यूएस के साथ जुड़ना कनाडा के लिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अच्छा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर डिफेंस एंटिटी की तरह कनाडा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, और जो अमेरिका की कलेक्टिव सिक्योरिटी है अगेंस्ट द ग्लोबल थ्रेट्स, उसमें कनाडा ज्यादा सिक्योर फील करता हुआ दिखेगा। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में यह देखने को मिलेगा कि यूएस की जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा है, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन जो मर्जर है वो बाकी ग्लोबल पावर्स के साथ आपके रिलेशन को इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि वो आपके ऊपर थोड़ा सा भरोसा कम करेगा। रीजन बीइंग क्योंकि आपने एक सोवरेन कंट्री को एनेक्स किया है, तो दूसरी कंट्री आपके साथ क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या क्लोज अलाइनमेंट रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील कर सकती है। तो आपकी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगी, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस थोड़े बहुत बिगड़ते हुए दिख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ये जो यूएस ने जो मजाक किया है कनाडा को 51st स्टेट बनाने का, अगर ये किसी भी तरीके से बाई चांस हाइपोथेटिकली अगर रियलिटी बनता हुआ दिखता है तो आपको क्या क्या इंप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री में किस तरीके से कनाडा ने अपने एनेक्सेशन को रेजिस्ट किया है और वो अपने आप को एक ग्लोबल आइडेंटिटी, एक नेशनल आइडेंटिटी की तरह सामने रख पाई है, उस बारे में भी हमने बात की। इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, इसको 250 वर्ड्स में आंसर करने की कोशिश करना। द क्वेश्चन इज, इन लाइट ऑफ डायने फ्रांसिस एडवोकेसी फॉर द मर्जर ऑफ कनाडा विद द यूनाइटेड स्टेट्स, क्रिटिकली एग्जामाइन द potential economic, political and electoral implications of such a union. Would a merger align with the strategic interests of both the nation or would it lead to unforeseen challenges? सारी चीजें हमने की है, हमने फायदा भी देखा, हमने कनाडा के ऊपर जो हो रहा है नुकसान वो भी देखा। इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज चहल एकेडमी। थैंक यू सो मच गाइस।